नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और संविधान में अगला टॉपिक आज अपना आएगा सरकार, केंद्र सरकार। बात करते हैं अपन केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार का जो प्रावधान है, केंद्र सरकार का प्रावधान है भाग 5 में। कौन से भाग में है? भाग 5। अनुच्छेदों की अगर हम यहां से बात करें तो अनुच्छेद है 52 से 151। अनुच्छेद 52 से 151 यानी कंप्लीट 100 अनुच्छेदों में केंद्र सरकार का उल्लेख यहां पे है। बात करेंगे अपन यहां से सरकार के बारे में। देखो, सरकार के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। आप देखना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसके अलावा केंद्र सरकार में अपने को और पढ़ने के लिए मिलेगा कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो, बात करें तो अनुच्छेद 52 से 151, इनका जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार किया गया है। कार्यपालिका जो है उसका जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 52 से 78। कौन से अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 52 से 78। व्यवस्थापिका के बारे में बात करें तो यह है अनुच्छेद 79 से 123। न्यायपालिका के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 124 से 47। और कैग के बारे में बात करें तो यह है 148 से 151। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका और कैग। अब देखो, यहां से बात करते हैं कि कार्यपालिका में अपने को पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, व्यवस्थापिका में अपने को पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, न्यायपालिका में अपने को पढ़ने के लिए क्या मिलेगा और कैग में अपने को पढ़ने के लिए क्या मिलेगा। तो कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति। किसको पढ़ेंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से 62। कौन से अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 52 से 62। फिर अपन पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 63 से 69। कौन से अनुच्छेदों में? 63 से 69। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 73, 74 और 78। 74, 75 और 78। 74, 75 और 78, 3 अनुच्छेदों में। इसके अलावा अपन यहाँ से पढ़ेंगे महान्यायवादी और अतिरिक्त महान्यायवादी। महान्यायवादी और अतिरिक्त महान्यायवादी, जिनका वर्णन है अनुच्छेद 76 में। तो यहां से आप देखना कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। फिर अपन आते हैं व्यवस्थापिका की तरफ। व्यवस्थापिका में अपन पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा।
लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में और राज्यसभा का 81 में और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में। तो लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद में अपन आते हैं न्यायपालिका की तरफ। न्यायपालिका में अपन पढ़ेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, समझ गए यहाँ से मेरी बात को। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे इसमें। फिर अपन आते हैं कैग की तरफ। कैग में अपन पढ़ेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में जानेंगे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार ये काम करता है, इसका क्या काम होता है, तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अपन आप ये डायग्राम मेरे साथ साथ बना लें। यहाँ से अपन चालू करेंगे राष्ट्रपति से। कहाँ से चालू करेंगे? राष्ट्रपति से। तो अब अपना नया टॉपिक शुरू होता है राष्ट्रपति। नया टॉपिक कौन सा शुरू होता है? राष्ट्रपति। देखो बात करते हैं अपन राष्ट्रपति के बारे में, किस प्रकार से राष्ट्रपति जो है उसकी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, निर्वाचन की प्रणाली क्या है, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। अब राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो नया टॉपिक अपना लगा लीजिए राष्ट्रपति। नया टॉपिक कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति का। वर्तमान में आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति बनी है, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, और वैसे बात की जाए तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो टॉपिक आता है अपना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ऊपर बात करें तो इसका उल्लेख अपन ने पढ़ा कि अनुच्छेद 52 से 62। 52 से 62 एक एक अनुच्छेद के बारे में अपन यहाँ से बात करेंगे। अनुच्छेद 52 में क्या है, 62 में क्या है। सबसे पहले अपन यहाँ से बात करते हैं तो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो सबसे पहली बात, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरी अपन यहाँ से बात करें राष्ट्रपति के बारे में तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति के बारे में अपन एक एक अनुच्छेद से बात करें तो अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है? भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। यानी राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो याद रखें भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने
अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है, माध्यम से करेगा। कहने का मतलब है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो होती हैं वो किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। इन शक्तियों का प्रयोग चाहे तो वह स्वयं कर सकता है और चाहे तो वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। याद रखें आप यहाँ से, राष्ट्रपति के जो अधीनस्थ होते हैं, राष्ट्रपति के अधीनस्थ होते हैं प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति के अधीनस्थ कौन होते हैं? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं। क्या दी गई हैं? शक्तियां, जिनका प्रयोग कौन करेगा? वह स्वयं कर लेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर लेगा। फिर बात करते हैं अपन अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल के बारे में बात करें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग नहीं लेते, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो निर्वाचक मंडल के बारे में अगर मैं बात करूँ या आपको बताऊँ तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वो आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन से संविधान से प्रभावित है? आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। कौन से संविधान से? आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं, इसके बारे में अपन बात करें। शामिल होने वाले सदस्य यानी ऐसे कौन लोग होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन होंगे, बात करें यहाँ से, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, चौथा दिल्ली व पुदुचेरी, जिसे पांडिचेरी कहते हैं अपन, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी कि अपन यहाँ से बात करें तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, यानी ऐसे सदस्य जिनका राष्ट्रपति द्वारा किसी भी क्षेत्र विशेष में ख्याति प्राप्त कार्य करने के कारण मनोनयन किया गया है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाता। बात करते हैं यहाँ से अपन लोकसभा में निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा में आपको पता है निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543। समझ रहे मेरी बात को? फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो वर्तमान में है 245। जो वर्तमान में कितनी है? 245। यहाँ से बात करें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो राज्य की ये जो देखो 245 सदस्य हैं, इनमें से निर्वाचित सदस्य हैं 233। निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 233 ही हैं, बाकी 12 सदस्य हैं वो मनोनीत हैं। अब राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्यों की विधानसभाएं, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो विधानसभाएं हैं
तो वे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए जरूर जाते हैं। और फिर है दिल्ली व पुदुचेरी से पांडिचेरी कहते हैं कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इतने सारे सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति को वोट डालते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, बहुत बार प्रश्न आता है। 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन। तो ये चारों आपको याद रखने हैं कि ये चारों प्रकार के जो लोग हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब बात ये करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेते। तो लोकसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधान परिषद के सदस्य जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो निर्वाचित सदस्यों के अलावा कोई भी सदस्य वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। अब बात करते हैं अपन अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 55, जिसमें लिखा गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे विस्तार से कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है। निर्वाचन प्रणाली में बात करेंगे अपन राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो देखिए, निर्वाचन प्रणाली के बारे में अगर हम बात करें, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ये लो निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात करें तो निर्वाचन प्रणाली है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। निर्वाचन जो राष्ट्रपति का होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है कि ऐसा चुनाव जिसमें जनता सीधे रूप से भाग नहीं लेती अथवा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वो निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ऐसा जो निर्वाचन होता है वो कौन सा निर्वाचन होता है? ऐसा निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन कैसा होगा? राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो अपन बात कर रहे थे कि निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष है। अब देखो अपन यहाँ से बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए जो विधायक होते हैं और एमपी जो सांसद होते हैं दोनों भाग लेते हैं। मैं आपको यहाँ से बताऊं कि एमएलए जो होता है वो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और एमपी जो होता है वो अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एमएलए जिसको अपन बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा सदस्य। एमपी जो होता है इसे अपन बोलते हैं संसद सदस्य या इसे अपन बोलते हैं सांसद। तो ये दोनों यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखो होता क्या है, एमएलए जो होता है वो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और एमपी जो होता है वो अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो इन दोनों के मत का संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मत मूल्य निकाला जाता है। मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है और मत मूल्य निकालने के लिए जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा है, इसके बारे में अपन बात करें तो मत मूल्य निकालने के लिए जनसंख्या का जो आधार वर्ष है, जनसंख्या का आधार वर्ष है 1971 की जनसंख्या। यानी वर्तमान में अगर हम बात करें तो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इनमें जो चुनावों के दौरान जो सीटों का निर्धारण है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में सीटों का जो निर्धारण किया गया है
वो भी किया गया 1971 की जनसंख्या के आधार पर। कौन सी जनसंख्या के आधार पर? 1971 की जनसंख्या के आधार पर। और यहाँ पर जो मत मूल्य निकाला जाता है वो भी कौन सी जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है? 1971 की जनसंख्या के आधार पर। मत मूल्य के बारे में अपन यहाँ से बात करें तो सांसद का मत मूल्य अपन अलग प्रकार से निकालते हैं और विधायक का मत मूल्य अपन अलग प्रकार से निकालते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे विधायक का मत मूल्य। विधायक का मत मूल्य, विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र होता है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा कुल विधानसभा सीट गुणा 1/1000, गुणा 1/1000। अब देखो मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या, अब जनसंख्या कौन सी चाहिए अपने को? वर्तमान वाली नहीं चाहिए। जनसंख्या कौन सी होनी चाहिए? 1971 की। उदाहरण के तौर पे अपन यहां से निकालते हैं राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य, राजस्थान के विधायक का मत मूल्य। अब राजस्थान के विधायक का मत मूल्य यहां से निकालें तो आपको पता होना चाहिए कि 1971 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी। तो 1971 में राजस्थान की जनसंख्या थी 2,57,65,806। कितनी थी? 2,57,65,806। इसमें अपन भाग देते हैं कुल विधानसभा सीटों का, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200, और इसको अपन गुणा करते हैं 1/1000 से। इस पूरी संख्या की अगर आप काटापीटी करते हैं तो सॉल्यूशन इसका करते हैं तो आपके पास आता है 128.82। आपके पास जो आंसर आता है वो कितना आएगा? 128.82। इसको अपन राउंड फिगर में लिखते हैं 129। कितना लिखते हैं? 129। तो यहां से बात ये होती है कि राजस्थान का एक विधायक अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए जाता है तो उसके कितने वोट गिने जाते हैं? 129 वोट उसके गिने जाते हैं। कितने वोट गिने जाते हैं? 129 वोट उसके गिने जाते हैं। इस प्रकार अपन बात करें देश के समस्त विधायक जो हैं, देश के समस्त विधायक जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब समस्त विधायकों के बारे में अपन बात करें तो 4020 विधायक तो आते हैं राज्यों से, और 100 विधायक जो आते हैं वो आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। 100 विधायक कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश भी कौन से? दिल्ली और पांडिचेरी या पुदुचेरी जिसको बोलते हैं। तो टोटल जो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो विधायक हो गए 4120। तो टोटल राष्ट्रपति के चुनाव में कितने विधायक भाग लेते हैं? 4120 विधायक भाग लेते हैं। अब इन समस्त विधायकों का मत मूल्य कितना होता है? तो अपन यहां से बात करते हैं देश के समस्त विधायकों का मत मूल्य। समस्त विधायकों का मत मूल्य ये होता है 5,49,474। 5,49,474। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4120 सदस्य मिलकर के 5,49,474 वोट डालते हैं। कितने वोट डालते हैं? 5,49,474 वोट यहां से डाले जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं सांसद का मत मूल्य। विधायक का मत मूल्य अपन ने निकाल लिया, अब अपन निकालेंगे सांसद का मत मूल्य। तो देखो सांसद का मत मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है? बात करते हैं सांसद का मत मूल्य। सांसद का मत मूल्य निकालने का सूत्र होता है देश के समस्त विधायकों का मत मूल्य, समस्त विधायकों का मत मूल्य बट्टा कुल निर्वाचित सांसद, कुल निर्वाचित सांसद। अब देखो यहां से देश के समस्त विधायकों का मत मूल्य कितना होता है ये अपन ने पढ़ लिया। देश के समस्त विधायकों का मत मूल्य होता है 5,49,474।
अब बात यह आती है कि निर्वाचित सांसदों की संख्या देश में कितनी है। तो निर्वाचित सांसदों के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ से लोकसभा में। तो लोकसभा में निर्वाचित सांसदों की संख्या है 543, क्योंकि लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं 545, जिसमें से 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो निर्वाचित कितने हो गए 543। इसके बाद में अपन बात करते हैं राज्यसभा से। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 233, क्योंकि 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त जो लोग होते हैं 12 ऐसे लोगों को राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो 543 और 233 तो टोटल 776 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 776। तो देश में कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है 776। इसको आप यहां से हल करते हैं तो आपके पास उत्तर आता है 708.02। उत्तर कितना आएगा 708.02। राउंड फिगर में अपन इसे लेते हैं 708। यानी देश का एक सांसद अगर राष्ट्रपति को अपना एक वोट दे के आता है तो उसके कितने वोट गिने जाएंगे 708 वोट उसके गिने जाते हैं। अब एक सांसद का वोट है वो 708 काउंट होता है। तो समस्त सांसदों का मत मूल्य, यहां से बात करते हैं अपन समस्त सांसदों का मत मूल्य। समस्त सांसदों का जो मत मूल्य वो कितना हो जाएगा 708 गुणा समस्त सांसद कितने हैं 776। तो ये हो जाएगा अपने पास 5,49,408। तो देश के राष्ट्रपति के चुनाव में 5,49,408 वोट तो देते हैं यहाँ के सांसद। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो 5,49,474 वोट डालते हैं विधायक। तो कुल मिलाकर के लगभग 11 लाख वोट हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में डाले जाते हैं। अब देखो क्या होता है, इतना काम नहीं होता, ये तो केवल निर्वाचन की बात होगी कि इतने वोट डाले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूनतम कोटा हासिल करना होता है। क्या करना होता है, न्यूनतम कोटा। ऐसे नहीं कि जितने लोग खड़े हुए हैं जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा हासिल करना होता है। देखो न्यूनतम कोटा कैसे हासिल किया जाता है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। ये निर्वाचन प्रणाली है राष्ट्रपति की, ये आरएस वगैरह के इंटरव्यू में बहुत बार पूछी जाती है, तो आप अच्छे से समझे इसे। कई बार यहाँ से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, सूत्र पूछ लिया जाता है कि विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है वगैरह वगैरह। अब देखो न्यूनतम कोटा कैसे हासिल किया जाता है। न्यूनतम कोटा हासिल करने का सूत्र होता है कुल वैध मत बट्टा निर्वाचित होने वाले सदस्य +1 बराबर +1। उदाहरण के जरिए अपन समझते हैं। मैंने कहा कुल वैध मत है मेरे पास 100। कुल वैध मत मेरे पास कितने हैं 100। तो कुल वैध मत 100 बट्टा निर्वाचित होने वाले सदस्य। अब देखो चुनाव मैदान में उम्मीदवार चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सदस्य कितना निर्वाचित होना है, यानी राष्ट्रपति कितने लोग बनने हैं, 1 लोग बनेगा राष्ट्रपति। तो निर्वाचित होने वाले सदस्य 1 + 1 बराबर +1। अब 100 में भाग दो आप कितने का, 2 का कितने आएंगे 50, 50 में 1 जोड़ो कितना 51। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कुल मतों की संख्या 100 है, उनमें से अगर कोई व्यक्ति 51 वोट प्राप्त करता है तो वो राष्ट्रपति बनने का हकदार है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा हासिल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय चक्र की मतगणना करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है, द्वितीय चक्र की मतगणना करवाई जाती है। अब बात करते हैं अपन द्वितीय चक्र की मतगणना कैसे करवाई जाती है। मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं A, B, C और D, ये 4 है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। अब देखो यहां से क्या होता है, मान लीजिए इसको वोट मिले कितने 40, इसको मिले 30 और इसको मिले 10 और इसको दोनों को मिले 15-15। कितने वोट हो गए 100 गए ना, 40, 30, 70 और 30 100। अब देखो
क्या किसी को भी न्यूनतम कोटा हासिल हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, द्वितीय चक्र की मतगणना करवाई जाएगी। और द्वितीय चक्र की मतगणना में क्या होता है, जो नीचे वाला जो व्यक्ति होता है उसकी छुट्टी कर दी जाती है और उसके जितने भी वोट होते हैं ऊपर वालों में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। तो इसके 15 वोट थे, मैंने बराबर बराबर बांट दिए। अब इसके कितने वोट हो गए, 45, इसके कितने हो गए 35 और इसके कितने हो गए 20। अब भी किसी को न्यूनतम कोटा हासिल नहीं हुआ। अब भी अगर न्यूनतम कोटा हासिल नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर नीचे वाले की छुट्टी कर दी जाती है और इसके जो वोट है वो ऊपर वालों में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। तो 10 और 10। अब यहाँ पे वोट कितने हो गए 55, चाहिए कितने थे 51। तो एक को यहाँ पे न्यूनतम कोटा हासिल हो जाता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कौन बन जाता है, ए राष्ट्रपति बन गया। तो इस प्रकार से न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति के चुनाव में हासिल किया जाता है। यह थी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। इसके अनुच्छेद 55 में अपने पढ़ा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। अब अपन अगले अनुच्छेद के ऊपर बात करते हैं, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो आप मुझे बताएं राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल। कार्यकाल के बारे में अपन बात करें तो सामान्य स्थिति में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्य स्थिति में कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में है पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन। और इसके बारे में संविधान मौन है। इसके बारे में संविधान मौन है। इस लाइन का मतलब समझे क्या आप, मेरे को ये बताओ। इसके बारे में संविधान मौन है। संविधान मौन कैसे है कि एक व्यक्ति, पुनर्निर्वाचन का मतलब है कि एक व्यक्ति दोबारा कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसके बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। एक व्यक्ति अपनी मर्जी से जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए इसके बारे में संविधान क्या है, मौन है। संविधान में इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि भारत में एक व्यक्ति है वो 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 3 बार बन सकता है, 4 बार बन सकता है। ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 58 के बारे में। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की क्या है, योग्यताएं। योग्यताओं के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहली बात आती है वह भारत का नागरिक हो, वह किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं हो, वह लाभ के पद पर कार्य नहीं करता हो। तो ये तो सारी चीजें आपको, चाहे आप सरपंच के चुनाव में देख लीजिए या फिर आप राष्ट्रपति के चुनाव में या फिर आप वार्ड पंच के चुनाव में, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर नहीं हो, दिवालिया या पागल घोषित नहीं हो। इन सारी चीजों को छोड़ करके सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे होती है वो होती है आयु सीमा। आयु सीमा यानी न्यूनतम जो आयु सीमा होती है, यानी कम से कम वह कितने साल का होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगर 35 वर्ष की आयु आपने पार कर ली है तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हो। इसके बाद में बात करते हैं अपन अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में दी गई हैं शर्तें। अब देखो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें क्यों है, क्योंकि देखो कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब मेरे जैसा आदमी भी जाएगा 35 साल की उम्र लेकर के कि साहब मैं भी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ सका। तो देश का गरिमामय पद है, देश के प्रथम नागरिक का पद है। तो इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए यहाँ पे कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। वो शर्तें क्या है, तो शर्तें सबसे पहले अपन बात करें तो शर्तें होनी चाहिए। एक तो जो जमानत राशि आपकी, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि रखी गई है 15,000 रुपए। कोई बड़ी बात को नहीं साहब, मार्जिया को आदमी 15,000 रुपया कोई उधार लेके जसीर के भाई साहब राष्ट्रपति को चुनाव लड़ रहा है आर गया भाई, एक अलग बात है। लेकिन गांव में आ गया तो कैसे कहना राष्ट्रपति को चुनाव लड़ो आर गा भाई, एक अलग बात है। हार जीत तो होती है आदमी के नहीं के, जमानत राशि भी अगला कर सकता है। इसके अलावा जो शर्तें रखी गई हैं
50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक ये होने चाहिए लोकसभा से। कहां से होनी चाहिए? लोकसभा से। क्या होते हैं अनुमोदक और प्रस्तावक? यानी 50 सांसद उसका लिखित समर्थन करते हो कि ये व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है हम इसके साथ हैं, हम इसका समर्थन करते हैं, और 50 सांसद उसका मौखिक समर्थन करते हो। तो कम से कम कितने सांसद उसके पक्ष में होने चाहिए? 100 सांसद उसके पक्ष में हो और 15,000 रुपये उसके पास जमानत राशि हो तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। 15,000 रुपया को तो जुगाड़ कोई भी कर ले, लेकिन 100 सांसद कठे लावे आपने बस में को नहीं, अपना घर का ही सांसदा की बात तो बहुत दूर की बात है। तो इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए यहाँ पे कुछ शर्तें तो आप याद रखें, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। लेकिन ये दोनों होने कहां से चाहिए? लोकसभा से होने चाहिए, राज्यसभा का इसमें कोई भी रोल नहीं है। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलवाई जाती है। शपथ कौन दिलवाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ कौन दिलवाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद में बात करते हैं अपन अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया प्रयोग में ली जाती है वो प्रक्रिया कौन सी है? महाभियोग की प्रक्रिया। अब देखो महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में अपन बात करें तो महाभियोग का प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में ला रहा तो कम से कम 100 सदस्य और अगर राज्यसभा से लाया जा रहा तो कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव लेकर के आते हैं। यानी कम से कम लोकसभा के 100 सदस्य प्रस्ताव लेकर के आए और लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखें कि हम 100 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आए हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? महाभियोग का प्रस्ताव आने की स्थिति में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाता है। 14 दिन पहले क्या कर दिया जाता है? सूचित कर दिया जाता है कि साहब मैं महाभियोग को प्रस्ताव ले रहा थे, तारो पूर्व पल्या बांधर तैयार रही जो तान करना भी छुट्टी पर जाना पड़ सके। और अगर प्रस्ताव राज्यसभा से आ रहा तो कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव लेकर के आएंगे। इसके बाद में दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद में राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव आया तो लोकसभा के 2/3 सदस्य यानी कम से कम 66% सदस्य उस प्रस्ताव को पास कर देते हैं। इसके बाद में वो जाता है राज्यसभा में और राज्यसभा के भी 66% सदस्य उस प्रस्ताव को पास कर देते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 62। इसमें लिखा गया है रिक्ति। रिक्ति के बारे में बात करें तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में राज अंतराल नहीं है। भारत में क्या नहीं है? राज अंतराल नहीं है। अगर किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और अधिकतम 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के चुनाव करवाने अनिवार्य हैं। कितने महीने में चुनाव करवाने अनिवार्य हैं? 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के चुनाव करवाने अनिवार्य हैं। तो ये अपन ने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में। अब अगले वीडियो में अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। 2 प्रकार की शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास होती हैं, आपातकालीन शक्तियां और साधारण शक्तियां। इसके बारे में बात करेंगे अपन अगले टॉपिक।